इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कर दी भगवान राम और हिंदुओं को बदनाम करने वालों की अच्छे से ठुकाई। जी आपको बता दें कि यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित लोनी इलाके में मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई के मामले में नया मोड़ सामने आया है। पुलिस ने ये स्पष्ट कर दिया था पहले ही कि ये मामला दो मुसलमान परिवारों की आपस की लड़ाई का मामला है। सूत्रों की माने तो मामले को सांप्रदायिक रंग देने के आरोप में गाजियाबाद की पुलिस ने सोशल माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट यानी कि ट्विटर पर, जी हाँ, ट्विटर के अलावा 8 अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज करवा दी है योगी आदित्यनाथ जी के बोलने पर। जी आपको बता दें कि पुलिस ने इन सभी पर ट्विटर के जरिए हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया है। जी आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि ट्विटर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने झूठे दावे के साथ शेयर होती ये हिंदू विरोधी वीडियो पर कार्रवाई क्यों नहीं की है, जबकि ट्विटर आमतौर पर सभी झूठी खबरों को मैनिपुलेटेड मीडिया बोलता है। लेकिन इस मामले में ऐसा ट्विटर ने क्यों नहीं किया? क्यों ट्विटर ने हिंदुओं के धर्म को भड़काने के लिए इस ट्विटर के वीडियो को ब्लॉक नहीं किया? आपको बता दें कि इस पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कानून व्यवस्था सरकार पर कई सवाल खड़े किए और ओवैसी ने भी हिंदुओं को भला बुरा बोला। बड़ी बात तो ये कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी उन सब पर अब उत्तर प्रदेश को और हिंदुओं को बदनाम करने का आरोप लगाया है और उन पर अच्छे से कार्रवाई कर दी है। जी आपको बता दें कि गाजियाबाद पुलिस ने यह बताया है कि ट्विटर समेत 9 लोगों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ जी ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। बड़ी बात तो ये भी है कि आरोपियों में कुछ पत्रकार भी शामिल हैं जो हिंदू धर्म को बदनाम करने में लगे हुए थे। इस फेक वीडियो के जरिए इन सभी पर बुजुर्ग की पिटाई से संबंधित वीडियो को सांप्रदायिक रंग देकर वायरल कराने का आरोप है और हिंदुओं को बदनाम करने का ट्विटर पर आरोप है कि पुलिस द्वारा स्पष्टीकरण दिए जाने के बावजूद भी इस वीडियो को नहीं हटाया गया, जिसमें एक मुसलमान की दाढ़ी काटी जा रही थी और काटने वाला मुसलमान था लेकिन उसे हिंदू बताकर हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की गई। इन सभी पर धारा 153 यानी के दंगा भड़काने, धारा 153 ने दो संप्रदायों के बीच लड़ाई फैलाने, इसके अलावा 295 यानी के धार्मिक भावनाएं भड़काने और 120B यानी के आपराधिक साजिश से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। बड़ी बात तो यह कि गाजियाबाद में लोनी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में आरोपियों के नाम इस प्रकार है: मिस्टर मोहम्मद जुबैर, राणा अयूब द वायर, जी हाँ पत्रकार द वायर, सलमान निजामी, मकसूर उस्मानी, समा मोहम्मद, सबा नकी। इसके अलावा ट्विटर पर भी योगी आदित्यनाथ जी ने पहली बार पूरे भारत में कड़ा एक्शन लेते हुए ट्विटर पर ही एफआईआर दर्ज करवा दी है। जी आपको बता दें कि एफआईआर में साफ तौर पर आरोप लगाया गया है कि उपरोक्त लोगों ने बिना मामले की सच्चाई जाने पीड़ित अब्दुल समद की पिटाई की और उनके साथ हो रहे अभद्र व्यवहार की वीडियो के जरिए मामले को हिंदू सांप्रदायिक रंग दे दिया। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया है कि इनके ट्विटर हैंडल से जो प्रसारित किया गया है वीडियो वो किसी व्यक्ति विशेष की राय मात्र नहीं थी, बल्कि वो किसी स्पष्ट मंशा के तहत प्रसारित किए गए थे वीडियो, क्योंकि एक बड़े आपराधिक षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रहे थे हिंदू मुसलमानों के दंगे को भड़काने के लिए। अगर आपको भी यही लगता है कि ट्विटर पर पहली बार जिस इंसान ने योगी आदित्यनाथ जी ने एफआईआर दर्ज की पूरे भारत में, उस योगी आदित्यनाथ जी को पहली बार अब मोदी सरकार की जगह देश में प्रधानमंत्री बना देना चाहिए ताकि हिंदुओं को और भारत देश को, राष्ट्र को, सनातन को बचाया जा सके। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस से मचा हड़कंप, विपक्ष का आरोप बोरिस जॉनसन द्वारा भारत को देरी से लाल यानी के रेड सूची में, रेड लिस्ट में डालने से बढ़ गया है ब्रिटेन में डेल्टा सबरूप कोरोना वायरस का। जी आपको बता दें कि ब्रिटेन की विपक्षी पार्टी यानी कि लेबर पार्टी ने आज कोरोना वायरस के डेल्टा स्वरूप के मामलों में ब्रिटेन में वृद्धि के लिए वहां के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा भारत से यात्रियों के आने पर रोक के फैसले को देरी से लागू करने को जिम्मेदार ठहराया है। कोरोना वायरस का ये स्वरूप सबसे पहले भारत में सामने आया था और मामलों में बढ़ोतरी की वजह से ब्रिटेन में लॉकडाउन को 4 और हफ्तों के लिए 19 जुलाई तक बढ़ाना पड़ा है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि कोरोना के साथ साथ भारत ने मई के महीने में चक्रवात यास और तोकते नाम की 2 प्राकृतिक आपदाएं भी झेली हैं। तटीय क्षेत्रों में इन दोनों तूफानों ने काफी कहर बरपाया है, लेकिन इसके प्रभाव की वजह से मैदानी इलाके भी छूते नहीं रह पाए हैं। जी आपको बता दें, असमय बिना किसी समय बारिश के चलते सब्जी और फल, किसानों की फसलें खेतों में खड़ी खड़ी डूब गई है पानी में बारिश की वजह से। ऐसे में किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। साइक्लोन तोकते ने गुजरात के सौराष्ट्र के जिलों में काफी नुकसान पहुंचाया है। यहाँ तक कि राजकोट जिले में मूंगफली और बाजरे की खेती प्रमुख रूप से होती है। इस बार की फसल हर बार की तरह बेहतर हुई थी, लेकिन
ऐसे में यहाँ के किसानों की आंखों में चमक भी थी, लेकिन इस बार वह ठीक ठाक मुनाफा भी कमा लेते। लेकिन इस बेमौसमी बारिश की वजह से किसानों की पूरी मूंगफली की फसल डूब गई है बारिश में। बड़ी बात तो यह कि इस बारिश की वजह से किसानों की दूसरी फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं और किसान बेचारे आर्थिक रूप से काफी ज्यादा कमजोर हो रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि सौराष्ट्र में केसर और आम की ठीक ठाक खेती होती है। सौराष्ट्र के गिर सोमनाथ में 90% किसान इसी पर निर्भर हैं और उनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। एक आम के पेड़ की तकरीबन 6 से लेकर 7 साल तक देखभाल करनी पड़ती है, इसके बाद ही पेड़ों पर आम आते हैं। लेकिन साइक्लोन की वजह से भारत में आम के कई हजार पेड़ गिर चुके हैं। पहले जो आम 800 रुपए में 20 किलो मिलते थे, उन्हें मात्र 120 रुपए में बेचना पड़ा है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस को मात देने के लिए वैक्सीनेशन का काम जारी है, लेकिन वैक्सीन को लेकर अलग अलग तरह की बातें अब सामने आने लगी हैं। जी आपको बता दें कि इसी बीच भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लेकर अब कांग्रेस के नेता गौरव पांथी द्वारा एक दावा किया गया है मोदी सरकार को लेकर। जी आपको बता दें कि कांग्रेस ने यह बोला है कि कोवैक्सीन को बनाने के लिए हिंदुओं की गाय के बछड़े के सीरम का उपयोग किया जा रहा है इन दवा कंपनियों की तरफ से। ये दावा कांग्रेस ने एक RTI में मिले जवाब के आधार पर किया है। भारत बायोटेक ने अपनी सफाई में यह बोला है कि सेल्स विकसित करने के लिए गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल हमने किया है, लेकिन कोरोना वैक्सीन के फाइनल फॉर्मूले में इसका इस्तेमाल हमने नहीं किया है। जी आपको बता दें कि इस बयान के बाद कोवैक्सीन को लेकर बहस तेज हो गई है विपक्ष द्वारा, कांग्रेस द्वारा, और भारत बायोटेक को भी अपनी सफाई देनी पड़ी है। ट्वीट में उन्होंने क्या दावा किया, चलिए आपको बता दें। जी आपको बता दें कि कांग्रेस ने यह बोला है कि 20 दिन से कम उम्र वाले गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल कोवैक्सीन में किया जाता है। अगर ऐसा है तो मोदी सरकार द्वारा पहले हिंदुओं को इसके बारे में लोगों को जानकारी क्यों नहीं देगी, क्योंकि इससे धार्मिक भावनाएं हिंदुओं की आहत हो सकती हैं। जी आपको बता दें कि कांग्रेस ने आगे ट्वीट किया कि एक RTI के जवाब में मोदी सरकार ने यह माना है कि कोवैक्सीन में गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल होता है। जी आपको बता दें कि ये मानना है कांग्रेस का, हमारा नहीं। इसके बाद कांग्रेस ने आगे मोदी सरकार पर इल्जाम लगाया है कि कोवैक्सीन में 20 दिन की उम्र वाले बछड़े को मारकर उसका इस्तेमाल होता है। ये जघन्य अपराध है। ये जानकारी पहले ही सबके सामने मोदी सरकार को रखनी चाहिए थी। इसके अलावा कांग्रेस ने आगे ये बोला, इस मसले पर और भी ज्यादा कई ट्वीट किए और गंभीर सवाल खड़े किए मोदी सरकार पर। आपको बता दें कि जो RTI कांग्रेस द्वारा शेयर की गई है उसमें ये जानकारी दी गई है कि कंपनी द्वारा दिए गए डेटा के मुताबिक गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल वीरो सेल्स के रिवाइवल प्रोसेस में किया जाता है। इस दावे के बाद से सोशल मीडिया पर लगातार कोवैक्सीन को लेकर सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। तमाम सवालों के बीच अब भारत बायोटेक द्वारा सफाई जारी की गई है। जी आपको बता दें कि भारत बायोटेक का आज ये बोलना है उनके बयान में, ऑफिशियल बयान में, कि वायरल टीकों के निर्माण के लिए गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही लंबे समय से इसका इस्तेमाल हो रहा है। इनका इस्तेमाल सेल्स की ग्रोथ के लिए होता है, लेकिन SARS-CoV-2 वायरस के ग्रोथ या फिर फाइनल फॉर्मूले में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। भारत बायोटेक का ये बोलना है कि कोवैक्सीन पूरी तरह से एक शुद्ध वैक्सीन है, जिसमें से सभी अशुद्धियों को हटाकर तैयार किया गया है। गाय के बछड़ों के सीरम का इस्तेमाल वैक्सीन के निर्माण के लिए कई दशकों से दुनिया भर में किया जाता रहा है, ऐसा बोलना था भारत बायोटेक का। जी आपको बता दें कि पिछले 9 महीने से इसके बारे में सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर जानकारी दी गई है, ऐसा बोलना है इन कंपनीज का। सोशल मीडिया पर किए गए दावे के बाद इस पर चर्चा शुरू हो गई है। बात तो यह है कि इसके बाद भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री यानी कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट करके इस दावे को, कांग्रेस के दावे को गलत बताया है। उन्होंने ये बोला कि कोवैक्सीन के फाइनल प्रोडक्ट में बछड़े का सीरम नहीं है, लेकिन सेल्स की ग्रोथ के लिए इसका इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगे ये बोला है कि तथ्यों को गलत तरीके से कांग्रेस पेश कर रही है। बड़ी बात तो ये है कि अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से इस तरह के सोशल मीडिया पोस्ट की आलोचना की गई है। बड़ी बात तो ये भी है कि शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट करके ये लिखा है कि जो लोग कांग्रेस वाले वैज्ञानिक रिसर्च के दावों की बात करते हैं, वो अब कोवैक्सीन को लेकर इस तरह के दावे पोस्ट कर रही हैं। कृपया वैक्सीन के खिलाफ इस तरह की बातें फैलाना बंद करें कांग्रेस वाले। कोरोना वैक्सीन में बछड़े के खून के विवाद पर अब बीजेपी भी भड़क गई है कांग्रेस के ऊपर। जी हां, बड़ी बात तो ये भी है कि बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज ये बोला है कि कोवैक्सीन पर भ्रम फैलाकर कांग्रेस ने बड़ा पाप किया है। मैं कांग्रेस के नेताओं को, खासकर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने वैक्सीन ली है या फिर नहीं ली है। बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने आज ये बोला कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पहली डोज ली थी, लेकिन वह अब दूसरी डोज क्यों नहीं ले रहे हैं कोरोना वैक्सीन की। इसके बाद बीजेपी के संबित पात्रा ने आगे ये बोला कि कांग्रेस IT सेल टीम के सदस्य ने अपने ट्विटर हैंडल पर गो हत्या और बछड़े के खून शब्द का इस्तेमाल किया।
स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया है कि कोवैक्सीन में बछड़े के खून का सीरम बिल्कुल भी नहीं है, इसके सेल्स की ग्रोथ के लिए इसका इस्तेमाल हुआ है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने आरोप लगाया है कि इस मामले में सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। जी आपको बता दें कि वेरोसेल के संवर्धन के लिए अतीत में कई टीकों में बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता रहा है। कांग्रेस पार्टी देश के वैक्सीन अभियान को पटरी से उतारना चाहती है, ऐसा बोलना है बीजेपी का। ये पार्टी वैक्सीन लगवाने में हिचकिचाहट पैदा कर रही है लोगों को। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने आगे ये बोला कि कांग्रेस ने हमेशा से टीकाकरण की रफ्तार को कम करने और वैक्सीन की बर्बादी को बढ़ावा दिया है। छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में क्या हुआ? मैं कांग्रेस के नेताओं से, खासकर सोनिया, प्रियंका और राहुल से ये पूछना चाहता हूँ। बीजेपी वालों ने ये बोला कि उन्होंने अपनी वैक्सीन की दूसरी डोज क्यों नहीं ली है। इस गंभीर विषय पर हमें अपनी राय जरूर दें। इसमें कौन सही है, कौन गलत, कांग्रेस या फिर बीजेपी? हमें अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर दें।